हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसको कहते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी होता क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आयन। किसी भी 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को उसके आयन में ब्रेक डाउन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी require to break down of into isolated gaseous atom या isolated gaseous ions is called लैटिस एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। कोई भी आपका 1 मोल आयनिक कंपाउंड है, सपोज करो मैंने यहाँ 1 मोल आयनिक कंपाउंड लिया MX। अब इस 1 मोल आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड फॉर्म में है इसको ब्रेक डाउन करेंगे इसके आयंस में आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको जरूरत पड़ेगी उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन किया तो ये आपका बन गया M प्लस बना गैसियस फॉर्म, और आपका बना X माइनस आइसोलेटेड गैसियस। अब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, कहने का मतलब डेल्टा H जो आएगा आपका लैटिस, जो डेल्टा H आपका लैटिस होगा बेटा ये आपका पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स जो आपका प्रोसेस है वो पूरी तरह से एंडोथर्मिक है। जैसे आपने ले लिया NaCl, अगर मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ये आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड NaCl सॉलिड है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं इसके कांस्टेंट ऑफ आयन में Na प्लस आइसोलेटेड गैसियस एंड Cl माइनस आइसोलेटेड गैसियस। अब इसको ब्रेक डाउन करने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो कहें सबसे पहले हम लोग तो डिफिनीशन को समझ गए कि लैटिस एनर्जी होता क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू आइसोलेटेड गैसियस आयंस। आइसोलेटेड गैसियस आयंस में ब्रेक डाउन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। डिफिनीशन अगर आपको एकदम क्लियर रहता है तो आगे क्वेश्चन करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डिफिनीशन में आपका आयनिक कंपाउंड की बात करी जा रही है। आपको कोवैलेंट कंपाउंड में ये सारी बातें पढ़ने ही नहीं है। आपको लैटिस एनर्जी का जब भी टॉपिक पढ़ना है वो आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली आयनिक होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका डिफिनीशन हो गया। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को क्या करते हैं? आपको इफेक्ट डालते हैं, लैटिस एनर्जी उस पर फर्क पड़ता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो टॉपिक क्या है आपका? फैक्टर इफेक्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फैक्टर इफेक्टिंग। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, एक आपका पॉजिटिव आयन है, एक आपका नेगेटिव आयन है। तो लैटिस एनर्जी क्या है? आपका 2 आयन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू अगर कम होगी तो ब्रेक डाउन करने के लिए आपको कम एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। मतलब आयनिक कंपाउंड में जो आपके एटम है जो आयनाइज होकर आयन बनाए हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रांग क्या है? आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपका कम होगा तो आपका लैटिस एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? आपको कम देनी पड़ेगी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो अगर हम बात करेंगे, एक चार्ज जिसको हमने प्लस क्यू कहा और एक चार्ज है जिसको हमने कहा माइनस क्यू कहा, ये ऊपर देख सकते हो। इनके बीच का एक सेपरेशन डिस्टेंस है, जिसको मैंने स्मॉल r से डिनोट किया। और अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको Q1 कर लो भाई, इसको Q2 कर लो, Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पार्टिकल। अगर इन दोनों पार्टिकल, ये दो आपके चार्ज पार्टिकल हैं जो पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी? आपकी
कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू कम होगी तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी आपकी कम होगी। और अगर इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आपको इसको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। तो ये आपको बात समझना है। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों फैक्टर आपको देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी देखना है और सेपरेशन डिस्टेंस भी देखना है, तो आपका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो जहां दोनों बातें आ जाएंगी वहां हमारा क्वेश्चन किस बेसिस पे सॉल्व करेंगे, वहां क्वेश्चन हम चार्ज के बेसिस पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको कहीं आप नोट करके लिख लीजिए कि सेपरेशन डिस्टेंस और चार्ज के बीच में आपका जो चार्ज होता है आपका एक डोमिनेंट फैक्टर है और आपका जो सेपरेशन डिस्टेंस है आपका वो एक रिसीसिव फैक्टर है। वो उतना इफेक्टिव काम नहीं करेगा जब दोनों की बात आएगी। अगर सेपरेट आती है तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इससे रिलेटेड हम लोग और बातें पढ़ते हैं, आगे समझते हैं बेटा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, डिफिनीशन को मैं रहने देता हूँ। ये दो बातें आपको समझनी है। पहली बात समझनी है आपको सेपरेशन डिस्टेंस, दूसरी बात समझनी है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हम लोग चलो करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फैक्टर जो आपको समझ में आया, फैक्टर समझ में आ गया है। आप देखिए एक ट्रिक मैं छोटा सा बताता हूँ। हम लोग साइज ऑफ एनायन पे फोकस करते हैं। साइज ऑफ एनायन, दो तरह के एनायन होते हैं आपके। एक आपके होते हैं स्मॉलर साइज वाले, स्मॉलर साइज जिसकी होती है, और एक आयन होते हैं जिसके आपके होते हैं लार्जर साइज। यहाँ से आपका टोटल लैटिस एनर्जी की कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। स्मॉलर साइज वाले वो होते हैं मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो एटॉमिक आयंस मतलब जैसे आपका Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया, F माइनस हो गया, है ना। या हम कह सकते हैं एक और है आपका O-2 हो गया ऑक्सीजन का। ये सारे के सारे, या OH माइनस हो गया, और भी कह सकते हैं OH माइनस हो गया। ये सब आपके स्मॉलर साइज होते हैं। लार्जर साइज की बात करेंगे, जिस आयन का साइज बड़ा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, उसमें आपका बेटा हो जाएगा सल्फेट, उसमें आपका हो जाएगा नाइट्रेट, उसमें आपका हो जाएगा कार्बोनेट, ठीक है। ये आपके एनायन हैं जिनके साइज क्या होते हैं, आपके बड़े होते हैं। इसी दो बातों पे हम सारे के सारे लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और आप देखिए 100% आपकी कहानी क्या होगी, आपकी सही होगी। लैटिस एनर्जी किसका ज़्यादा किसका कम, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कंपेयर करा जाए, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो पहला ट्रिक आपको ये जानना है साइज ऑफ एनायन का। दूसरा जो ट्रिक जानना है, ये ट्रिक आपका काफ़ी काम करेगा, काफ़ी कारगर ट्रिक है, ठीक है ना। सारे के सारे लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। दो लोग होते हैं आपके सराउंडिंग में, हमारे भी सराउंडिंग में, है ना। एक आपका हम कह सकते हैं भैया पुअर है, और एक आपका क्या है, आपका रिच है, ठीक। आप देखेंगे जो पुरानी पिक्चर हुआ करती थी उसमें पूरी की पूरी कहानी इसी पुअर रिच, लड़का गरीब लड़की अमीर, लड़की अमीर लड़का गरीब, इसी पे पूरी कहानी सेट हो जाती थी। और पूरे 3 घंटे इसी में लोग लड़ते रहते थे कि कैसे भाई अमीर का लड़का गरीब की लड़की, गरीब की लड़की अमीर का लड़का, कैसे भैया ये आपस में शादी हो सकती है। तो पूरी की पूरी कहानी उसी पे सेट होती थी। तो हम लोग भी पूरी कहानी इस अमीर गरीब पे क्या करते हैं, सेट करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आपने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व इन लाइक। एक जैसे लोग ही एक जैसे के क्या होते हैं, आपके दोस्त होते हैं। तो जितना बढ़िया दोस्ती दो पुअर के बीच में होगा, और जितना बढ़िया दोस्ती दो रिच के बीच में होगा, उतना अच्छा दोस्ती कभी भी आपका पुअर और रिच के बीच में हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप कोशिश भी करो तो आप अंबानी के घर में अपनी शादी नहीं कर सकते, या अंबानी के घर से आपके शादी का रिश्ता नहीं आएगा। रीज़न है कि आप उतना रिच अभी तो बने नहीं हो। जब उस रिच में बन जाओगे, वहाँ उठना बैठना मिलना जुलना शुरू करोगे, तब संबंध बनेगा, तब आगे कहानी आगे बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि अमीर का दोस्त अमीर होगा और गरीब का दोस्त क्या होगा, गरीब होगा। जितना बढ़िया दो गरीबों के बीच में बॉन्डिंग होगा, उतना बढ़िया दो अमीर गरीब के बीच में कभी बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। ये आपका प्रैक्टिकली आप इसको फाइंड आउट करके देख सकते हो। यहाँ अमीर गरीब का मतलब है दो छोटे छोटे आयंस, अगर कैटायन भी छोटा है और एनायन भी छोटा है तो उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। अगर कैटायन बड़ा है और आयन भी बड़ा है साइज में, है ना, लार्जर है, तो आपका जो लैटिस एनर्जी होगी वो आपको बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आपका कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है, या एनायन बड़ा है कैटायन छोटा है, इस कंडीशन में आपका उस मॉलिक्यूल की, उस आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी क्या होगी, आपकी कम होगी। तो डायरेक्ट आप सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई छोटे छोटे लोगों के बीच में लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, बड़े बड़े लोगों के बीच में लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन छोटे बड़े की जहाँ बात आएगी वहाँ लैटिस एनर्जी क्या होगी, आपकी
कम होगी। इसी से रिलेटेड हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका पूरा का पूरा आज का लैटिस एनर्जी का पूरा ज्ञान क्या हो गया आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये 2 ट्रिक लेते हैं और पूरा का पूरा कहानी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अमीर अमीर गरीब गरीब और अमीर गरीब में आपका पूरा मामला क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपके पास मैं क्वेश्चन नंबर 1 रखता हूँ, ये लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है, लिथियम आयोडाइड है। अब इस सारे आयनिक कंपाउंड में अगर आपसे पूछा जाए, सारे आयनिक कंपाउंड में आपसे पूछा जाए कि किस आयनिक कंपाउंड में किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, किसकी लैटिस एनर्जी कम, तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि आपके फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ये सब के सब छोटे स्मॉलर एनायन है जो मैंने आपको ट्रिक में बताया है, ट्रिक नंबर 1 में स्मॉलर एनायन है। अभी आपका लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है और लिथियम क्या है आपका आयोडाइड है। अपने ग्रुप में लिथियम सबसे छोटा होता है, लिथियम सबसे छोटा होता है तो आपका पुअर है। अपने ग्रुप में फ्लोरीन सबसे छोटा होता है तो ये आपका सबसे पुअर है। और अगर हम बात करेंगे इसकी, लिथियम अपने ग्रुप में सबसे क्या होता है आपका छोटा होता है, ये पुअर है। और जो आयोडाइड है अपने ग्रुप में क्या होता है भाई, आयोडाइड की बात करेंगे, अपने ग्रुप में आयोडीन का साइज क्या होता है आपका बड़ा होता है, तो अपने ग्रुप में आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो ये रिच होगा। तो अगर 2 पुअर के बारे में बात करेंगे, एक छोटा ये भी छोटा, दोनों छोटे छोटे, तो छोटे छोटे के बीच में लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी और छोटे बड़े के बीच में लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी कम होगी। यही आपको ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। आपका सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बेटा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ फाइंड करते हैं क्या लैटिस एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा जो आपका लैटिस एनर्जी आने वाला है वो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमारे पास लिथियम क्लोराइड है, ये हमारे पास लिथियम या ये ले लो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम क्लोराइड और ये आपका हो जाएगा सीजियम क्लोराइड। सिंपल सी बात करते हैं। अब यहाँ जो क्लोराइड है ये आपका कैसा स्मॉलर एनायन है, तो ये आपका स्मॉल हुआ। लिथियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा हुआ, ये भी स्मॉल हुआ। तो 2 स्मॉल हुए। और सीजियम अपने ग्रुप में क्या हुआ भैया लार्ज हुआ। और क्लोराइड तो आपका स्मॉल है ही है, ये स्मॉल है ही है। तो अगर दोस्ती की बात करेंगे तो 2 छोटे छोटे लोगों में दोस्ती सबसे स्ट्रांग होगी और 2 छोटे बड़े के बीच में दोस्ती सबसे क्या होगी आपकी कमजोर होगी। तो आपका क्वेश्चन यहाँ फिर से सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आपका निकल के आ गया, लिथियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी क्या होगी आपकी सबसे ज़्यादा होगी और सीजियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटा सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी यहाँ होगी और सबसे कम लैटिस एनर्जी कहाँ होगी आपकी वहाँ होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक और अलग क्वेश्चन करते हैं। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, ठीक, लिथियम क्लोराइड नहीं, लिथियम क्लोराइड सॉरी, लिथियम क्लोराइड ऐसे ले लो, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फ्लोराइड। इतने सारे आपके मॉलिक्यूल आपके सामने रखे हुए हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना। आप देख लीजिए, अपने ग्रुप में सबसे छोटा कौन आपका ये पुअर है और ये तो छोटा है ही अपने ग्रुप में, ये भी पुअर है। तो जो पुअर है यही क्वेश्चन निकल गया, जो पुअर है उनकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। और अगर हम सीजियम की बात करते हैं तो ये आपका रिच हो जाएगा क्योंकि बड़ा है और ये आपका क्या है आपका पुअर है। तो आपका रिच और पुअर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू सबसे कम, तो यहाँ सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी और यहाँ सबसे क्या होगी आपकी कम लैटिस एनर्जी होगी। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन लैटिस एनर्जी की क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप नंबर 1 में हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए, टाइप नंबर 2 में हम लोग देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और टाइप नंबर 3 में हम लोग देखते हैं 2-3 क्वेश्चन। इस तरह से लैटिस एनर्जी के सारा यही बात आपको रखना है कि आपका पुअर की कहानी हो गई। अब हम रिच की कहानी देखेंगे
ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको बताया था जब डिस्टेंस और चार्ज दोनों की बात आ जाती है, साइज और चार्ज की बात, तो चार्ज आपका क्या होता है, आपका डोमिनेंट फैक्टर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होता है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है और उसका लैटिस एनर्जी क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है। तो ये आपको पुअर की कहानी हो गई। अब देखते हैं हम लोग रिच की, क्योंकि यहाँ जो मैंने एनायन लिया है सबके सब छोटे वाले एनायन थे। अब छोटे वाले एनायन के बाद हम लोग बड़े वाले एनायन देखते हैं। जैसे आपको ले लो, आप ले लीजिए BeSO4 बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। रेडियम में चेक नहीं करेंगे क्योंकि आपका वो रेडियो एक्टिविटी का कुछ कहा नहीं होता। अब यहाँ देखते हैं हम लोग बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम। सिंपल सी बात करेंगे, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है। तो अगर हम देखेंगे बेरिलियम में, मैग्नीशियम में, कैल्शियम में, स्ट्रॉन्शियम में, बेरियम में, तो सबसे बड़ा साइज किसका है, आपका बेरियम का है, लार्जर है। और हम सबको बताया है, ट्रिक नंबर 1 में हमें बताया था कि आपका जो एनायन है, जो लार्जर एनायन है, वो लार्जर एनायन क्या है, आपका सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, तो ये भी आपका लार्ज है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये सल्फेट तो लार्ज है ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो लार्ज है। लेकिन बेरिलियम क्या है, आपका एक स्मॉल है। इसी बात को मैंने कहा था कि स्मॉल है तो आपका पुअर है, लार्ज है तो आपका क्या है, आपका रिच है। और अगर दोनों लार्ज हैं तो दोनों भैया कैसे हैं भाई, रिच एंड रिच है, रिच एंड रिच है। अगर दोनों रिच हैं तो यहाँ आपका लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, और यहाँ लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी। तो अगर हम यहाँ लैटिस एनर्जी कंपेयर करते हैं, तो अगर हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो आप देख सकते हो यहाँ आपका बेरियम सल्फेट को सेपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, इसके। इसी तरह से अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। लिथियम कार्बोनेट लिया हमने, ध्यान से समझिएगा, लिथियम कार्बोनेट, फिर आपका यहाँ है सोडियम कार्बोनेट, फिर यहाँ आपका है पोटेशियम कार्बोनेट, फिर आपका रुबिडियम कार्बोनेट और आपका सीजियम कार्बोनेट। इतना मैं कार्बोनेट यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ। ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन बन जाता है अगर आप मेरी बात रिच एंड पुअर की बात अपने दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। यहाँ देखिए लिथियम से बड़ा सोडियम से बड़ा पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम से बड़ा सीजियम। सबसे बड़ा साइज किसका है, आपका सीजियम का है। और जो कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट तो लार्ज है ही है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो पहले से क्लियर है। तो यहाँ कार्बोनेट जो है आपका लार्जर एनायन है, ये भी लार्ज है, और आपका जो सीजियम है ये भी क्या है, आपका लार्ज है। तो अगर हम लार्ज के बीच में बात करेंगे तो यहाँ आपका अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी यहाँ क्या हो जाएगी, आपकी बहुत बढ़ जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। तो लिथियम कार्बोनेट से ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट से ज़्यादा पोटेशियम कार्बोनेट से ज़्यादा रुबिडियम कार्बोनेट से ज़्यादा सीजियम कार्बोनेट। तो आप देख लीजिए, यहाँ एकदम बेहतरीन क्वेश्चन निकलता है। इसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, आपकी सबसे कम होती है। इसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो लैटिस एनर्जी जिसकी कम होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, आपकी कम होगी। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल। जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, और जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ एकदम बेहतरीन पॉइंट निकला है, यहाँ मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ। यहाँ से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि सर लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। जिसकी थर्मल लैटिस एनर्जी ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। मतलब अगर थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब समझो, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को हीट करने पे वो आसानी से क्या हो जाता है, आपका ब्रेक अगर हो जाता है वो थर्मली अनस्टेबल है, और अगर उसको हम हीट करते हैं वो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं करता है, वो थर्मली आपका क्या होता है, आपका स्टेबल है। रही बात लिथियम कार्बोनेट की, तो लिथियम का साइज छोटू सा और कार्बोनेट का साइज बड़ा सा,
तो अगर हम लिथियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो लिथियम कार्बोनेट आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो थर्मली क्या हुआ आपका अनस्टेबल है। ये बनता ही नहीं है क्योंकि ये बनने के तुरंत बाद लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से ये तुरंत आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें? ये तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये अकेला निकल के आया कि लिथियम कार्बोनेट आपका थर्मली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो एक पॉइंट और निकल के आया कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो जिसका लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? आपकी ज़्यादा होगी। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में थर्मली अनस्टेबल ये है, नीचे वाले में थर्मली अनस्टेबल ये है। ये क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा, जब हम लोग एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहाँ ये बातें नहीं करी जाती, वहाँ सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि थर्मली स्टेबल है, थर्मली अनस्टेबल है, छोटा साइज, बड़ा साइज, अमीर गरीब। तो यहाँ अमीर गरीब तो मैंने बता दिया, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल के आ जाना चाहिए। तो अमीर का मैंने बताया, इससे पहले गरीब का बताया। तीसरा फैक्टर जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम डिस्टेंस, साइज और चार्ज मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपका क्या होता है? एक डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और आज का लेक्चर लैटिस एनर्जी का यहीं पे क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। तो मिटाता हूँ मैं आपको। देखिए भैया, नेक्स्ट मैं यहाँ क्वेश्चन रखता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैसे अगर हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3। तो आपको यहाँ तो सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ तीनों में देखिए तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है? एल्युमिनियम क्लोराइड का। अगर नहीं देख पा रहे हो तो आप देखो भैया, Al+3 Cl-Cl-Cl-, तो यहाँ आपका Q की +3 आ जा रहा है, यहाँ आपका 3Q आ जा रहा है, प्लस यहाँ आपका -3Q आ जा रहा है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ आपका +Q एंड +2Q -2Q आ जा रहा है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वैल्यू कम है। और यहाँ तो भैया एक ही आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वैल्यू सबसे कम, उससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी। तो आप यहाँ तो कुछ सोचे ही मत, यहाँ कुछ कंपेयर मत करिए। अमीर गरीब यहाँ छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। और अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है? आपकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ हम बात करेंगे NaCl, MgCl2 और AlCl3 में। तो AlCl3 की लैटिस एनर्जी क्या होती है? आपकी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या होती है? आपकी ज़्यादा होती है। तो होपफुली आपको लैटिस एनर्जी की सारी कहानी समझ में आई। अब एक बार मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा लेता हूँ, सॉल्वेशन बता लेता हूँ, तो आपको मैं एक टॉपिक 20-25 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों किस ट्रेंड को ओबे करते हैं, क्या क्या बातें निकल के आती हैं वहाँ से, क्या क्या स्टेबिलिटी, आयनिक करेक्टर, ये सारी बातें निकल के आती हैं। उसके लिए सेपरेट आपका एक लेक्चर बनेगा। आज के लेक्चर में बस केवल मुझको लैटिस एनर्जी बतानी थी, तो मैंने आपको लैटिस एनर्जी बताई। होपफुली आपको समझ में आया होगा। 20 से 25 मिनट में ये पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।